पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। इस वक्त हम मौजूद हैं संजीव कौशल जी के पास। एसीएस हैं आपदा विभाग के, तथा इसके अलावा एफसीआर हैं हरियाणा के। इनसे बातचीत करेंगे कई मुद्दों के ऊपर। सर, जिस प्रकार से लॉकडाउन कहा जाए, महामारी अलर्ट कहा जाए, जो हरियाणा में रखा गया रात्रि कर्फ्यू इस वक्त जारी है, जो अब तक का अनुभव रहा आप लोगों का पहले दिन से अब तक का, इसमें लॉकडाउन का फायदा क्या रहा? देखिए, महामारी अलर्ट की जो रिस्ट्रिक्शंस हरियाणा प्रदेश में लगाई गई, वो एक लास्ट रिजॉर्ट था। जब संक्रमण बहुत ज़्यादा फैल गया था महामारी का, तो हमारे पास एक ही हथियार होता है कि हम थोड़ी ज़िंदगी की गति को धीमी करें, ताकि बड़ी बड़ी गैदरिंग्स ना हो, इकट्ठ ना हो, लोग एक दूसरे के नज़दीक ना आए, बहुत ज़्यादा संक्रमण ना फैले। तो इसी लिहाज से 4 मई के बाद से ये रिस्ट्रिक्शंस जब लगीं ख़ास तौर पर, और फिर उसके बाद हम बाकायदा इसको रिव्यू करके हर हफ्ते बढ़ाते रहे हैं। अब आप जानते हैं संक्रमण की दर, जो कि एक वक्त 30% के पास हो गई थी, वो अब कम होकर 1.2% से भी कम जा चुकी है कल। तो ये इसका फ़ायदा है। ये फ़ायदा होने करके ही ये रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी। लेकिन होता क्या है कि इन रिस्ट्रिक्शंस करके, क्योंकि दुकानें बंद रहीं काफ़ी समय, 4 हफ्ते तो बड़ी क्लियर रही, फिर हमने ऑड इवन करके खोला, बाकी कई चीज़ें भी रोकी हमने, सामाजिक इकट्ठ बंद किए, हमने रिलीजियस प्लेसेस में जाने का लोगों का रोक लगाई, हमने शादी ब्याह में भी कमी की काफ़ी ज़्यादा, आप जानते हैं। अब हमने रिलैक्सेशन दी भी है, तो 21 जनों तक की ही दी है। सर, जिंदगी की गति की रफ्तार जब रुकती है तो निसंदेह आर्थिक व्यवस्था भी कहीं ना कहीं प्रभावित होती है, चाहे वो सरकार की हो, निजी संस्थानों की हो। उसके बारे में आपका क्या कहना है? आप बिल्कुल ठीक कहते हैं जी, इकॉनमी पर सीधा इसका असर पड़ता है। लेकिन हमने पिछले साल की पहली वेव से काफ़ी कुछ सीखा था। इस बार जो हमने रिस्ट्रिक्शंस लगाई, उसमें हमारी इंडस्ट्रीज़, प्रोसेस इंडस्ट्रीज़ पे कोई अंतर नहीं आया, कोई इससे प्रोडक्शन बंद नहीं हुई। हमने कोशिश की थी इस बार कि हमारी स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज़ पर भी दुष्प्रभाव ना पड़े। ये चीज़ें हुई। हालांकि दुकानें बंद होने से फ़र्क पड़ा है, लेकिन बहुत ज़्यादा इकॉनमी पर असर नहीं आया। आपने देखा होगा, जो माइग्रेंट या मज़दूर या इस तरह से दूसरे जगह से लोग आए हैं, ये नहीं है कि पलायन हुआ हो। इस बार बहुत सधे हुए कदम उठाए हैं सरकार ने, और मुझे इस मामले में बताते हुए गर्व की अनुभूति हो रही है कि हमने जो भी रिस्ट्रिक्शंस लगाई, हमें क्लैरिफिकेशन भी उसकी जारी नहीं करनी पड़ी, जैसे कि पिछली बार करना पड़ता था। क्योंकि हमने बिल्कुल इससे सीखा है, आपदा से हमने सीखा है, और बड़े सधे हुए कदमों से जितना लगाने की ज़रूरत थी रिस्ट्रिक्शंस को, उतना ही लगाते थे, ज़्यादा नहीं। सर, अब नए आदेशों में क्या क्या छूट दी गई है? किन लोगों के लिए, किन तबकों के लिए, दुकानदारों के लिए या स्कूलों संस्थानों के लिए क्या छूट है? दुकानें अब सब की सब खुल गई हैं। पहले ऑड और इवन थी, अब नहीं है, अब सब की सब खुल सकती हैं 9 बजे से लेके 8 बजे तक। इसके अलावा मॉल्स को भी अलाउ किया गया है, और रिस्ट्रिक्शंस को काफ़ी हद तक कम किया। हमने जिम्स को भी अलाउ किया है, जहाँ खेलने की सुविधा हो, गोल्फ कोर्सेज वगैरह की, उनको भी अलाउ किया है। हमने ये भी सोचा काफ़ी ध्यान से कि किन किन एक्टिविटीज़ को अलाउ करें। रेस्टोरेंट्स में भी हमने पिछले हफ्ते ही 50% लोग बैठने की व्यवस्था के साथ अलाउ किया था। अब हमने थोड़ा उसका समय बढ़ा दिया है। अब 10 बजे रात तक रेस्टोरेंट खुले रहेंगे, साथ में बार या बाकी जो भी सुविधाएं हैं वो सब खुली रहेंगी। टेक अवे, टेक होम की फैसिलिटी तो चलेगी ही 10 बजे तक। सर, शुगर मिल की मीटिंग आज आप लोगों ने ली है, मंत्री जी भी मौजूद थे। रिव्यू मीटिंग में क्या गाइडलाइन जारी की गई? जी, आज हमने सभी कोऑपरेटिव शुगर मिलें, उनका रिव्यू किया था। हमारे सहकारिता मंत्री महोदय डॉक्टर बनवारी लाल जी की अध्यक्षता में बैठक हुई थी। बहुत ध्यान से, बहुत बारीकी से सभी कोऑपरेटिव शुगर मिल्स की परफॉर्मेंस का रिव्यू किया। तो जानकर खुशी होगी आपको
कि इस बार तकरीबन 430 लाख क्विंटल गन्ने की पिराई हुई है और हमारी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस इस तरह से रही कि बहुत हमारी शुगर मिलों में कोई अड़चन नहीं आई, कहीं भी कोई ऐसा नहीं था कि रोक टोक हुई हो, कोई मेंटेनेंस के लिए उनको डाउन जाना पड़ा हो, लगातार चलती रहीं और बिना किसी रोक टोक के गन्नों की पिराई हुई, किसान भाइयों को कोई इससे समस्या नहीं हुई। दूसरी इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये रही कि हम किसानों की पेमेंट साथ ही साथ करते रहे हैं और आज सहकारिता मंत्री जी ने घोषणा भी की है कि पाई पाई का हिसाब किसान का 10 जुलाई तक पूरा कर दिया जाएगा। आज के दिन जो 1500 करोड़ के करीब की चीनी जो जो गन्ना लिया गया, पिराई की गई, उसमें से हमने 82 करोड़ के करीब की पेमेंट कर दी हुई है, यानी कि 72% के करीब हमने पेमेंट किसानों की कर दी है आज ही। और जो बाकी है उसके लिए जो सरकार की सब्सिडी है और कुछ लोन लेना है कोऑपरेटिव शुगर मिलों ने 315 करोड़ का सरकार से, उसका भी प्रावधान कर लिया गया है ताकि सारी की सारी पेमेंट हम 10 जुलाई तक कर लें। सर, पड़ोसी राज्यों के साथ लगती सीमाओं का ड्रोन मैपिंग करवाई जा रही है, एक तो इसका लक्ष्य क्या है और इसके लिए जो ड्रोन उपयोग में लाए जा रहे हैं उसमें कितने ड्रोन इस्तेमाल हो रहे हैं, क्या वो हमारे खरीदे हुए हैं हरियाणा के या किराए पे लिए हुए हैं? हरियाणा और उत्तर प्रदेश में ख़ास तौर से, क्योंकि यमुना हम दोनों प्रदेशों की बाउंड्री के बीच में आती है और यमुना काफ़ी बड़ी नदी होती है, आपको मालूम है बारिश के दिनों में उसका जो वेग बढ़ता है, जो आवेश में आती है नदी, तो कई जगह पर बुर्दी बरामदगी ज़मीन की होती है। तो वो लैंड डिस्प्यूट हमारे किसानों में और उत्तर प्रदेश के किसानों में आमतौर पर होता था। इसको दूर करने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दोनों महोदयों की मीटिंग हुई और उसमें ये फैसला हुआ कि हमें इसके बारे में एक सोल्यूशन निकालना चाहिए। उसी सिलसिले में दोनों स्टेट्स के फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू भी बैठे, उनकी बैठक हुई पिछले साल जनवरी में और ये फैसला हुआ, उसी को हम अब पूरा कर रहे हैं। सर्वे ऑफ इंडिया हमारी मसावियों में एंट्री करते हैं और हमने डिज़ाइन पिलर बनाने का इकट्ठे हमने और उत्तर प्रदेश ने फिक्स किया है। वो जो पिलर लगाने हैं ताकि ज़मीन पे बाद में डिस्प्यूट ही ना हो, वो लगने शुरू हो गए हैं। करनाल में हमें आशा है 20 जुलाई तक सारे के सारे पिलर लग जाएंगे। बुधवार को, आने वाले बुधवार को, जो हमारे ज़िले हैं जिनमें ये यमुना का कटाव और ये बुर्दी बरामदगी होती है ज़मीन की, जैसे कि करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, पलवल, ख़ास तौर से ये पांचों डीसीज़ की बैठक होगी करनाल में, क्योंकि करनाल में हमने सबसे पहले ये काम शुरू किया था। करनाल के डीसी सबको एक प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, हमारे अधिकारी दोनों तरफ के होंगे, सर्वे ऑफ इंडिया के भी और राजस्व विभाग के भी, और बातचीत के साथ बाकी ज़िलों में भी ये काम तेज़ गति से हम पूरा करवाएंगे ताकि कोशिश होगी कि अगले साल से कोई भी इस तरह का डिस्प्यूट दोनों स्टेट्स के किसानों के बीच में ना हो। सर, ड्रोन्स कितने इस्तेमाल किए जा रहे हैं? आज के दिन हमारे पास तकरीबन 14 ड्रोन काम कर रहे हैं, 8 कुछ रिपेयर वगैरह में हैं, वो पीरियोडिक रिपेयर होती है, मेंटेनेंस होती है, वो भी वापस आ जाएंगे। 10 और हम खरीद रहे हैं, अगर और ज़रूरत होगी तो हम और भी खरीदेंगे, नहीं कुछ कमी रह गई तो हम भारत सरकार से भी आग्रह करके और लेंगे। सर, लाल डोरा की ज़मीन के लिए भी नीति पिछले दिनों आपने निर्धारित की है, सरकार ने निर्धारित की है, उसकी जानकारी दी। लाल डोरे के बारे में देखिए, सबसे पहले जो फैसला हुआ वो हरियाणा में ही हुआ था। सिरसी गांव का काम शुरू किया गया था, आपको याद होगा, करनाल ज़िले में। अब उसी नीति को सारे भारत में हरियाणा सरकार के बाद भारत सरकार ने भी अब इम्प्लीमेंट करना शुरू किया है। खुशी की बात यह है कि हमारा प्रदेश हरियाणा, अब क्योंकि हमने शुरू भी सबसे पहले किया, हमारी ही ये नीति थी, उसका जो संपूर्ण करना है वो भी हम ही सबसे पहले कर लेंगे। 3 महीने में हमारी आशा है कि हम पूरा काम सारे हरियाणा के
जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के लाल डोरे हैं उसकी टोटल मैपिंग हमारी पूरी हो चुकी होगी। सर गांवों में जिस प्रकार से संपत्ति का आंकलन करवाया जा रहा है, मैपिंग करवाई जा रही है, क्या है वो? लाल डोरे में चंद्रशेखर जी, आज के दिन इससे पहले, इस प्रक्रिया से पहले किसी की ओनरशिप के डॉक्यूमेंट नहीं होते थे। उससे क्या होता है कि एक तो थोड़ा डिस्प्यूट रहता है आसपास के जो आपके पड़ोसी अड़ोसी हैं, एक डिस्प्यूट रहता है कुछ ना कुछ, 2 गज ज़मीन, 1 फुट इधर आ गए 1 फुट उधर आ गए। दूसरा ये क्योंकि मिल्कियत के कोई कागज़ ना होने करके आप खरीदो फरोख्त करने में दिक्कत होती है, सिर्फ आपको ज़ुबान पे चलना पड़ता था। तीसरी चीज़ थी कि आप क्योंकि प्रॉपर्टी की कोई ओनरशिप नहीं है तो आपको कोई भी बैंक लोन नहीं मिलता था। अब ये समस्याएं तीनों दूर हो गई, डिस्प्यूट हट गए और बैंक से लोन लेना हो तो आदमी आराम से ले सकता है। तीसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि खरीदो फरोख्त प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शंस वो खुल गई। तो ये एक बहुत बड़े फ़ायदे हैं, लोगों को ओनरशिप हो गई, डिस्प्यूट खत्म हो गए, बैंक से भी सुविधा ले सकते हैं। सर कलेक्टर रेट की बात करें तो क्या हरियाणा में लागू हो चुके हैं नए कलेक्टर रेट? जी बिल्कुल हो चुके हैं। हमने डेडलाइन रखी थी 31 मार्च की, सारे ज़िलों के कलेक्टर रेट्स को सोच के उसी प्रक्रिया से ऑब्जेक्शंस इनवाइट करके लोगों को इसमें साझा करके फैसला कर चुके हैं। सर क्योंकि आपदा विभाग आपके पास है, जिस प्रकार से अब मानसून सत्र आया हुआ है, बारिश के दिन है ज़बरदस्त, और इसमें भी यमुना उफान पर रहती है। हरियाणा को तो मेन यमुना ही प्रभावित करती है। कई जिले हैं, जैसे पानीपत है, पानीपत के पास गांव है हथवाला, इसी तरह से यमुनानगर जिले के कई गांव हैं। तो यहाँ पानी की मार करनाल में भी कई जगह देखी जाती है। इन सब चीज़ों से निपटने की क्या तैयारी है? तैयारी हमारी पूरी है जी। हमारे 2 यूनिट हैं बने हुए कंपनीज, और वो दोनों बटालियन हमारे एक एसपी हैं और वो गुड़गांव में स्थापित हैं इस वक्त। हमारे गोताखोर हैं अलग अलग जगह पर, जहां ज़रूरत है उनको रखा गया है। हमारी पूरे तैयारी है आपदा की तरफ से, जैसे एनडीआरएफ होता है वैसे एसडीआरएफ भी है हमारी, वो पूरी अच्छी तरह से मुस्तैद है। जो हमारी किश्तियां हैं उनकी वेरिफिकेशन कर ली गई है, उनका रख रखाव जो करने का काम है वो भी कह दिया गया है। कंट्रोल रूम हमने स्थापित कर दिया है, यहाँ हमारा सेक्रेटेरिएट में एक कंट्रोल रूम स्थापित है। कोई भी इस तरह की आपदा की बात होगी हम सजग हैं, आईएमडी के साथ हमारा संपर्क रहता है, हमें पहले ही सूचना मिलती है और अगर किसी को इतला देने की आवश्यकता होगी तो उसकी भी पूरी तैयारी है। सर एसडीआरएफ की वर्किंग क्या रहती है? एसडीआरएफ का मतलब ये है जी कि एक रिजर्व फोर्स है आपके पास, कहीं पर कोई दुर्घटना हो तो ये फोर्स को इमीडिएटली वहाँ भेजा जा सकता है, चाहे वो फ्लड हो, चाहे कोई बिल्डिंग गिर जाए, चाहे भूचाल हो, कुछ भी आपदा हो, प्राकृतिक आपदा हो, तो ये फोर्स एकदम रश करके आप सबसे पहले जो लोगों की मदद करनी हो उसको कर सकते हैं, बचाव कार्य करवा सकते हैं। सर यमुना क्योंकि बहाव बदलती रहती है, ये आपने भी अपनी बातचीत में बताया, जो ड्रोन मैपिंग हो रही है, ऐसी स्थिति में जो लोग यमुना के किनारे रह रहे हैं, जिनके घर हैं, उन लोगों को क्या कोई अलर्ट जारी किया गया कि वहाँ से खाली कर दें, या फिर उनको कोई सुरक्षित स्थान पर पहुँचाने की तैयारी? देखिए ऐसी अभी कोई ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन अगर आवश्यकता होती है, अगर होगी, तब इस तरह का अलर्ट दिया जाता है। आज के दिन ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि हम अलर्ट जारी करें कि वो कोई खाली करें जगह और डेंजरस जगह है, ऐसी कोई बात नहीं। सर आखिरी सवाल, जहाँ से शुरू हुआ था कोविड से, कोविड की तीसरी लहर की चर्चा बहुत है। तीसरी लहर को लेकर जो तैयारियों की बात की जाए तो आपदा विभाग ने हरियाणा में क्या तैयारियां कर रखी हैं? देखिए आपदा विभाग सभी विभागों के साथ मिलकर अलग अलग किस्म की जो कार्रवाई करने की आवश्यकता होती है वो करवाता है। अगर रिस्ट्रिक्शंस लगानी हो आपदा के दुष्प्रभाव से बचने के लिए तो वो भी लगाता है। जहाँ पर फ्रंटलाइन है, जो हमारी हेल्थ के बारे में कार्रवाई है, वो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट करता है। मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट हमारा एंड रिसोर्सेज जो डिपार्टमेंट है वो मेडिकल एजुकेशन का करता है, मेडिकल कॉलेजेस और उसके ज़रिए जो पूरी हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन की प्रक्रिया है वो करता है। इसी तरह से पुलिस
हमारी पुलिसिंग करती है आपदा को बचाने में, उससे लोगों को बचाने में। रेवेन्यू डिपार्टमेंट अपनी तरफ से करता है, अर्बन लोकल बॉडीज़ को भी हम कोऑर्डिनेट करते हैं। तो ये सब महकमों को साथ लेकर सरकार का एक डिपार्टमेंट है ये सारी चीज़ों के फैसले करने के लिए, वो एक आपदा विभाग है। धन्यवाद सर, थैंक यू जी। तो ये हैं संजीव कौशल जी। इनका कहना है कि जिस प्रकार से यमुना का देखा जाए तो पिछले 4-5 दशक में जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश से कई विवाद खड़े हुए, अलग अलग जिलों में विवाद खड़े हुए, गोलीबारी की घटनाएं भी तामसाबाद, हथवाला और कई गांव, रामड़ा गांव में देखने को मिली पानीपत जिले के अंदर, और इसके अलावा यमुनानगर में भी ऐसी कई घटनाएं हुई, क्योंकि वो सीमा को लेकर था। जब यमुना बहाव बदलती है तो कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं होती हैं। लेकिन अब इन सब चीज़ों पर ब्रेक लगाने के लिए सरकार ने एक वाजिब कदम उठाया, ड्रोन मैपिंग करवाई जा रही है। दोनों स्टेट के चीफ मिनिस्टर आपस में मिल चुके हैं और मिलकर बातचीत हो चुकी है, और अब ये जिम्मा संजीव कौशल जी जो एसीएस हैं विभाग के, उन्होंने ड्रोन मैपिंग करवाने का काम शुरू किया हुआ है। ड्रोन मैपिंग हो जाती है तो निसंदेह हरियाणा और उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए जब बुर्ज बन जाएंगे तो काफ़ी सुखद स्थिति रहेगी। जो विवाद बिना बात के खड़ा होता है, गोलीबारी की घटनाएं होती हैं, ये घटनाएं कोई नई नहीं है, कई दशकों से चल रही हैं और आपसी दुश्मनी में बदल चुकी हैं। इन चीज़ों पर कहीं ना कहीं एक ब्रेक भी लगेगी। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।